बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, बात करते चलते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से, तकरीबन मजमूई तौर पर 25 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ भिजवाए गए और जो कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है उसके सामने ये तमाम ड्रोन जो है वो बेबस नज़र आए। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में पता चला कि तकरीबन 5 के करीब ड्रोन को गिराया गया है और ये पाकिस्तान की जो रडार सिस्टम है इसके सामने ये तमाम जो है वो इंडिया के भिजवाए गए ड्रोन जो है वो बेबस नज़र आए हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो मुतहरक है और प्रोफेशनल अंदाज में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको तफसील बताता चलूँ कि तकरीबन अब तक दुश्मन मुल्क की अगर बात करूँ $1000 मिलियन से ज़्यादा का उनको नुकसान हो चुका है। 5 जदीद त्यारे उनके गिराए जा चुके हैं। मुतअद्दिद पोस्टें जो हैं वो जो शौनिया उनकी मुतअद्दिद उनको तबाह किया जा चुका है। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब, उनसे भी उनका तजिया लेते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अकदस वहीद संदेला साहिबा, लेक्चरार है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। वेलकम मैडम आपको कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साई साहब, दफाई तजियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर होंगे। सबसे पहले मैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब से बात करता हूँ। कर्नल साहब बताएं, इंडिया कह रहा जी कि हमने ड्रोन भेज दिया और सारा सिस्टम तबाह कर दिया, रडार सिस्टम इनका जो था वो तबाह कर दिया, इसके ऊपर ज़रा आप बताएं कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमारे टेलीविज़न ने यह ख़बर ब्रेक की है कि इंडिया के 3 जो ड्रोन हैं वो हमारे वाल्टन में एक इंस्टॉलेशन है वहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा जी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि जब उनके ड्रोन आके वहाँ गिरा लिए गए हैं तो क्या उन्होंने तबाही मचाई हुई होगी या वो ख़ुद तबाह हो गए हैं। तो जब वॉर चलती है या वॉर का टाइम होता है, या मसला मैं तो इसको भी वॉर ही कहूँगा, और अगर नहीं है तो इसको वॉर में तब्दील हो जाना चाहिए। क्योंकि आज 15-20 दिन से पहलगाम की स्टोरी जो है वो बनाई गई और झूठे प्रोपेगेंडे करके 2 हफ्ते जो है मोदी चाय वाले ने एक पूरा हिजान क्रिएट किया और अल्टीमेटली परसों यानी कि 2 रातों से एक तीसरी रात जो पिछली थी उधर उसने आके मुजफ्फराबाद से लेके बावलपुर तक हमारे जो मुतअद्दिद सिविल इंस्टॉलेशंस थी, मसाजिद थी, मदरसे थे, उनके ऊपर उसने आके दहशत गर्दी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी कहीं पर नहीं मिलती है, कहीं पर भी उसकी नज़ीर नहीं है। तो उसमें हमारे मुताबिक तकरीबन 30-40 निहत्ते जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें औरतें भी हैं। और वो बड़े नाज से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकवाद, जिन्हें वो दहशत गर्दी को आतंकवाद कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। और उसमें वो मौलाना अज़हर साहब का भी नाम ले रहे हैं, उनके बेटे का भी नाम ले रहे हैं। और जब ये यहाँ तक सिचुएशन आ गई है और वो कह रहे हैं कि जी हमने सैकड़ों लोग मार दिए हैं, तो बनता तो मेरे ज़ाती नज़रिए के मुताबिक ये था कि उसी रात ही हम इंडिया को एक बहुत बेहतरीन जवाब देते, प्लान करके देते और हिंदुओं के वो लोग जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, जिसमें RSS और हिंदुत्व जो है वो बिल्कुल आगे लीडिंग रोल में है, उनके ठिकाने भी हमारे पास होंगे या होने चाहिए थे। उधर ही अटैक हो जाता कि ये भी दहशत गर्द हैं जो 1984 से पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं और सिविल इलाकों में दहशत गर्दी करके सैकड़ों निहत्ते जो हमारे मुसलमान शहरी पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको वो मार रहे हैं। और उनको ये भी बता देना चाहिए था, जब वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम बलूचिस्तान की जो तहरीक है, BLA है, उनको हमारी पुश्त बनाई है, तो क्या वो ये भी उनकी दहशत गर्दी नहीं है? क्या उन्होंने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर सैकड़ों लोग हमारे मारे, वो दहशत गर्दी नहीं थी? जाफ़र एक्सप्रेस को उन्होंने मारा तो वो ये दहशत गर्दी नहीं थी? तो क्या हमारे पास ये जवाज़ नहीं था कि हम इंडिया के जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उधर जाएं? क्या अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्द आ रहे हैं वो खाली एक वहाँ की जो जमात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो नहीं करवा रही, जो वहाँ पर कंधार से लेके काबुल तक 6-7 इंडियन कौंसलेट बने हुए हैं, वो किस मकसद के लिए हैं? और वो वाज़ेह है, आज ये बातें खुफिया नहीं रहती हैं। वो इंडिया जो है वो उन दहशत गर्दों को जो उन्होंने पाकिस्तान में भेजने होते हैं उनको ट्रेंड करता है। अच्छा, अब हमारे पास सब कुछ है। हमने उस रात, जिस रात उन्होंने हमारे इन सिविल ठिकानों के ऊपर हमला किया, हमारी गवर्नमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है और इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए, जदीद तरीन जो, और वो इस तरह मार गिराए कि हमारे पास जो PL-17 जो लेटेस्ट वर्जन है
चाइनीज़ मिसाइल की हम वो होल्ड करते हैं। उसके बाद थंडरस्टॉर्म की जो जे सीरीज़ है उसके हमारे पास फाइटर 15 जो है वो उसके हमारे पास फाइटर जेट्स हैं। और उन्होंने एक कमाल महारत पाकिस्तानी पायलट्स और चाइना की टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ने मिसाइल मार के उनके जो वो जहाज़ था राफेल उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हम 5 का क्लेम करते हैं। इवन इंटरनेशनल मीडिया जो वो 3 तक तो चला गया है। तो और 100 के जो राफेल कंपनी है उन्होंने ख़ुद भी कह दिया है कि हमारा ये राफेल किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में पहला जहाज़ जो है ये गिरा है। तो पाकिस्तान की ये अचीवमेंट तो उस दिन थी। बट मेरा ये पॉइंट है कि जिस तरीके से दफा था, ये दफा भी नहीं था, ये रिटेलिएशन थी जो कि इमीडिएट हुई। उसके अलावा रिटेलिएशन ये थी और इन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनके पास पूरी इंडिया के जो दहशत गर्दी के ठिकाने हैं, जो मैंने हिंदू तंजीमें उनकी बताई हैं जिन्होंने इसी मोदी की सरबराही में गुजरात में जब कत्ले आम किया था मुसलमानों का, वो यकीनन हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी और उसी रात ही वहाँ पर अटैक कर देना चाहिए था और उनके ठिकाने तबाह हो जाते। तो वो होता एक मेरी नज़र में एक कि हम बदला लेते हैं हिंदुस्तान से उसी अंदाज में जिस अंदाज में उन्होंने हमारे सिविलियन ठिकानों के ऊपर हमला करके ये कहा कि हमने दहशतगर्द मारे। तो उन्होंने तो कहा दहशतगर्द मारे और हम उनको बताते क्या हमारे पास इन चीज़ों के सबूत नहीं है, यकीनन होंगे। तो हम भी उसी तरह उनकी जो हिंदू तंजीमें दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और जिसका सरगना खुद चाय वाला मोदी है, क्योंकि मैं उसको खाली मोदी नहीं कहता, मैं उसको चाय वाला मोदी कहता हूँ। एक गंदी जहनीत का आदमी जो जमहूरियत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँच गया है। और जमहूरियत आपको पता है, अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिस पे बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो हिंदुस्तान में तो गिनती में उनका 1.25 अरब 1 अरब 30 करोड़ का मुल्क है। तो वो वहाँ तो भूखे नंगे, इतनी गुर्बत है, वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी चाहे बन जाए तो वो जो गरीब लोग हैं उन्होंने इसको एक गंदे आदमी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया जो अब अपनी पूरी गंदी। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही साहब ने, उनसे बात करते हैं। उनसे मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे पास ये जवाब नहीं है कि बलोचिस्तान के अंदर जो इंडिया इंटरफेयर करता है और जो दहशतगर्दी करता है, कि ये हमारे पास एक बड़ा जवाब है? क्या इसको इस जवाब को हम सामने रख के क्या हम कुछ नहीं कर सकते? थैंक यू जी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने अभी तक जो किया है वो बहुत मुनासिब है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला जो करेंगे वो इससे भी बेहतर कौम देखेगी कि हमने पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने क्या किया है। जो ये मूर्ति जिसको कहते हैं उसको हर कोई अपना अपना नाम दे रहा है, मेरी नज़र में वो एक मूर्ति है। तो इस मूजी की जो चाल पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वो आज की नहीं है, वो पुरानी गुजरात की स्टोरी से लेके सब जानते हैं। तो इसकी चाल खुद ही फेल हो गई है, इसके अपने लोग भी इसके साथ खड़े नहीं हैं। ओवरऑल आपको सिचुएशन जंग के अंदर सारा कुछ देखना है, इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, क्योंकि जो कुछ ये हो रहा है ये मुमकिन नहीं है कि मोदी के पीछे कोई और ऐसी फोर्सेस ना हो कि ये इतना बड़ा जो इसने कदम उठाया है वो ये उठाए। मैं आपको बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मुझे ये एक छोटा एडवांटेज ये है कि मैं 3 साल इंडिया अपनी एम्बेसी में डिफेंस अटैच ही रहा हूँ। जी जी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो किताबों से आपको नहीं मिलती और जगहों से नहीं मिलती, जब आप किसी के साथ रहते हैं दुश्मन के साथ जाके तो उसकी हर अच्छी बुरी चीज का आपको पता चलता है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो ये कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं और ख़ासतौर पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आर्म फोर्सेस पे और हमारे चीफ्स पे कि वो इस चीज को भी वे कर रहे होंगे। बाकी जंग के अंदर इमीडिएटली आपका रिएक्शन होना जरूरी नहीं होता, उसका एक अपना इफेक्ट और इम्प्लीकेशन जरूर है कि आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है। ये रिस्पॉन्स सोच समझ के करना चाहिए और इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। हमने पहले भी वो बालाकोट वाले चक्कर में ये साबित कर दिया कि वो इमीडिएट रिएक्शन नहीं था,
इमीडिएट रिटेलिएशन नहीं थी, लेकिन जो हमने रिस्पॉन्स दिया तो सारी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उस कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कितनी ताकतवर है, उसके पास क्या कुछ है और वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा जनरल साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इससे पहले हमने उनके जदीद त्यारे जो हमने उनके जो गिराए हैं जंगी जहाज, उसकी वजह से कहीं खौफ तो नहीं है, आप वो उनको नहीं भेज रहे और ये ड्रोन भेज रहे हैं, इसको आप क्या देखते हैं, किस नज़र से? जी, मैं आपके इस एनालिसिस से इत्तेफाक करता हूं कि वो राफेल जो हमने गिराए हैं तो उसके बाद वो बाकी राफेल किधर चले गए और बाकी जो Su-30 हैं वो कहां पे चले गए। ये अब अनमैन्ड जो हैं आ रहे हैं, ये UAVs और ये जो ड्रोन्स हैं, तो वो तो बड़ी क्लियर बात है कि जी, मैं जैसे आपसे कहा कि मेरा वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस ये शो करता है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी दिलेरी नहीं है पाकिस्तान के साथ ये करने की। तो इसलिए ये ड्रोन, और बिल्कुल से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इसीलिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, ये तो जाहिर है हम बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं जानते, जो लोग हमारे इस वक्त सर्विस में इसको डील कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके पायलट जो हैं वो ये ना हिम्मत कर रहे हो, तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया। तो इस वक्त जो लाहे अमल है, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा लाहे अमल है और सोच समझ कर जो है हमारी इंतहाई प्रोफेशनल जो आर्मी है वो जवाब दे रही, तो आप क्या समझते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है लाहे अमल? मैं जी यही कहने लगा था पहले भी कि अल्लाह की मेहरबानी से 38 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्विस की है, और जो कुछ सर्विस में जिस वक्त लोग हैं, हमारा जो चीफ है वो उन पे पूरा हमें एतमाद है, और पाकिस्तान फौज का या अफवाज पाकिस्तान का कोई आज का ये नहीं है कि जी हमें पता नहीं कि कभी ऐसे जंग होगी तो फिर क्या होगा, तो उस वक्त प्लान तैयार करेंगे। ये पहले से सारा कुछ स्ट्रेटेजाइज हुआ होता है और उसके मुताबिक ये अभी तक जो हो रहा है, बिल्कुल से मैं ये समझता हूँ कि सोच समझ के अपनी एक पॉलिसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला जो आगे आने वाले दिनों में रिस्पांस आएगा वो भी दुनिया हैरान हो जाएगी कि जी पाकिस्तान इनके साथ क्या किया। बिल्कुल जी, ठीक है जी, जो रिस्पांस आएगा दुनिया इससे बिल्कुल हैरान होगी, और इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया जा रहा है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सोच समझ कर जो जवाब देना होता है वो बहुत बेहतर होता है। ये जो है वो मेजर जनरल अकरम साई साहब ने कहा। अच्छा मैडम अख्तर साहब से पूछते हैं, मैडम आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है वो आम लोगों का जो जज्बा है, आप भी लेक्चरार हैं ज़ाहरा, आप भी जो है वो फील्ड में निकलती हैं मिलती हैं, इस वक्त आम लोगों का क्या जज्बा है पाकिस्तानी शहरियों का? क्योंकि जब जंग लगती दो मुल्कों के दरमियान तो खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती, लोग डरते हैं, आपने क्या देखा है? खौफ की फ़ज़ा तो बिल्कुल पैदा करने की कोशिश भी की गई है कल रात से, बल्कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो इंडिया ने स्टार्ट की हुई है। कभी वो हमारे किसी शहर पर हमला करते हैं, रात को उन्होंने फेक पिक्चर्स पैलेस्टाइन की, गाज़ा की यूज़ की, वहाँ की फुटेज यूज़ की और पाकिस्तानियों को डराने की कोशिश की कि शायद सियालकोट में बहुत ज़्यादा हमला हो गया और हालात बहुत ख़राब हैं। सिमिलरली आज सुबह लाहौर से रेलिवेंट बहुत सारी फ़ेक इंफॉर्मेशन, फ़ेक प्रोपेगेंडा के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूज़ की गई और लोगों को ये बताया गया कि शायद लाहौर को नीस्तो नाबूद कर दिया गया है, खुदा न खास्ता। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उनका जज्बा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई उनको इन चीज़ों से डरा सके। बहुत सारे शहरियों ने रात को सियालकोट में खाते पीते अपनी वीडियोस शेयर की, उन्होंने प्रोपेगेंडा वॉर का बाकायदा मुकाबला किया, अपने मुल्क की जो दफाई हमारे इदारे हैं उनके साथ रहकर ये बताया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। सो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है इसका तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुकाबला कर रहा है, और खौफ व हरास का जो आलम फैलाने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से, ये जो ड्रोन्स भी फेंके जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें कि ये इसलिए भी फेंके जा रहे हैं या इनको इसलिए भी किया जा रहा है कि लोगों में खौफ पैदा करे। और उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तानी कौम तो बिल्कुल मुत्तहिद होकर खड़ी हुई है, कोई किसी की कोई भी सियासी वाबस्तगी है इस टाइम पे वो आप देखें पार्लियामेंट में हो या सड़कों पर हो या किसी प्रोग्राम में हो, हर जगह पे आवाम जो है वो एक ही बयानियाँ, एक ही बात करी है। उन्हें यह भी लगा कि किसी तरह शायद हम इस बयानियों को तोड़ने की कोशिश करें। वो जानबूझ के पाकिस्तान की मिलिट्री को
प्रोवोक करें। उन्हें पता है कि हमारी मिलिट्री जो है वो स्ट्रेटजाइज कर रही है, वो अपना मकाम, अपना वक्त जो है उसका तयन, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे और हम उस टाइम पे जवाब देंगे, वो उसका तयन करने में और जवाब देने में, उसको स्ट्रेटजाइज करने में मसरूफ़ है। तो वो जानबूझ के हमें इस तरह के ड्रोन अटैक से छेड़े हैं ताकि आवाम में एक तो खौफ व हरास पैदा किया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेट उनके लिए अनफॉर्चुनेटली और हमारे लिए फॉर्चुनेटली उसमें वो नाकाम हुए हैं। इस वक्त जो है वो इंडियन चैनल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त पाक फौज के साथ नहीं खड़ी। तो आप क्या समझती हैं कि ये बात दुरुस्त है? इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है। आप कल का नेशनल असम्बली का इजलास उठाकर देख लें, चेयरमैन पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गोहर, उनके बयानात निकाल कर देख लें। अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उनके बयानात नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने क्या कहा। कोई भी एक ऐसा बयान आप मुझे सुना इसका दें मतलब है कि हम यूनिटी हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है, हमारे आपस के इख्तलाफात हैं वो हम लड़ लेंगे, लेकिन अभी हमने आपके साथ लड़ना है और हम आपको लड़के दिखाएंगे, बिल्कुल जैसे एक मुत्तहिद कौम लड़ती है अपने वतन के लिए। सो बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कर्नल साहब, ये बताइएगा, आपके जो राफेल उनका एक इंतहाई जदीद त्यारा है, इसको हमने मार गिराया। अभी तो ये कन्फर्मेशन हो चुकी है फ्रांसीसी कंपनी की जानब से भी। तो ये एक कितना बड़ा, आप समझते कि ये कितना बड़ा मार्क है हमारे लिए, और इससे इंडिया कितना बैकफुट पे गया है? ये देखिए, ये बहुत स्विफ्ट एक्शन था, और इतने स्विफ्ट एक्शन में आप उनका जो एक प्राइड था एयरक्राफ्ट, उसको आपने विदन मिनट्स या विदन, मेरा ख्याल है मिनिमम मे बी लेस देन एन आवर, एक मिनट्स ही हो गए, आपने इमीडिएट रिएक्शन करके हम क्लेम करते हैं कि हमने उनके 5 जहाज़ जो है मार गिराए हैं। अच्छा, अभी तक वो 3 का मान गए हैं और इंशाल्लाह बाकी का भी मानेंगे। वो ये कहते हैं कि शायद वो खुद गिरे हैं या नहीं, खुद गिराया नहीं गया। नहीं तो खुद फिर तुसी एडी काके कि तुहाडे जहाज़ तुहाडे इलाके च फिरदे ने। आई मीन उसके ऊपर जो हमारा PL-15 है हमारा, जो इसके ऊपर मिसाइल नस्ब था, उसकी 200 से 300 किलोमीटर की रेंज है। मीनिंग देयर बाय वो 200, 250, 250 की रेंज में बहुत इफ़ेक्टिव और कारगर है। और जो उनके राफेल पे था वो 145 है, ज़्यादा है मगर इफ़ेक्टिव 145 किलोमीटर है। अब अंदर देखें, कमाल होशियारी और जो फ़न है वो किसका है? पायलट का है। अब पायलट ने यहाँ से जहाज़ उड़ाया और अपने ही इलाके में रहते हुए उनको ज़ाहिर है जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, रेडार सिस्टम्स हैं, उनमें उसको एक दफ़ा लेके और उस मिसाइल को आपने दाग दिया। फिर मिसाइल एक सर्टन रेंज पर जाके उसको टारगेट को खुद हुक कर लेता है और फिर वो उधर से हटता नहीं है। तो अब किसी ने तो यहाँ से चलाया ना, इसका अगर वो खुद ही गिर गया है तो वो खुद क्या, वैसे तो हिंदुस्तान कहता है कि जी हमारे इतने ज़बरदस्त नेविगेशन सिस्टम है, हमारे रिकॉनेसेंस सिस्टम है, फिर वो उन तैयारों की भी इंसल्ट उन्होंने कर दी। और उन्होंने उन तैयारों की इंसल्ट कर दी। और राफेल कंपनी वालों ने इंक्वायरी बिठा दी है कि दुनिया में कोई भी जो जहाँ ये इस्तेमाल हुए हैं वॉर्स में, दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट के राफेल जो है वो डैमेज हुआ है। तो ये अब हमारी बहादुरी और हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं, साहब पहली बार ये मद्दे मुकाबला है ना, ये इंतहाई, हाँ ये पहली दफ़ा है ना, इट वाज देयर प्राइड। और इधर से हमने भी पहली दफ़ा ही ट्राई किया। तो जीता कौन? आर्मी और पाकिस्तान के जो पायलट पूरी दुनिया में जितने जीता कौन? हमारी और चाइना की ज्वाइंट टेक्नोलॉजी और हमारी कमाल महारत, हमारे जो पायलट्स हैं। और हमने किसको हराया? यूरोपियन टेक्नोलॉजी को और इंडियन पायलट्स को। तो ये एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन गया है कि अब वो सोच समझ कर आगे आएंगे। और इसमें बिल्कुल बिला मुबालगा ये मैं कहता हूँ कि जी वो कह रहे हैं कि, या हम कह रहे हैं कि 25 ड्रोन आए हैं, तो वो ड्रोन इसीलिए आ रहे हैं कि उनको डर है कि अगर ये हमारी सरजमीन के ऊपर ये गिरा सकते हैं हमें, तो अगर हम इनके इलाके में गए या इनके बॉर्डर्स के करीब भी गए तो हमें ये छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने अब ड्रोन्स पे इत्तफाक कर लिया। अब आज अभी की आप खबर सुने, उनका जो प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा इतना, वो कहता है जी लाहौर में हमने इनका रेडार सिस्टम जो वो तबाह कर दिया। और उल्लुओ
मैं अब इससे ज़्यादा नहीं आगे जाऊंगा कि मैं मुसलमान हूँ और शाइस्तगी हमारे दीन का हिस्सा है। वो तो जो कुछ उनके लोग बैठ के उसके ऊपर मीडिया ये चैनल्स के ऊपर जो बकवास कर रहे हैं और जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके ड्रोन्स इधर आए, आपने तबाह कर दिया, तो ये क्यों नहीं बताते कि तबाही से पहले उनको मार के किसने नीचे गिरा लिया? तो अगर उन्होंने इतना ही इफेक्टिव था तो वो तबाह करके तो दाएं बाएं जिस भी एंगल पे आपको लगाए हुए थे वो निकल जाते। तो आपने गिरा लिया ना, तो इसका मतलब फिर तबाही कैसे हुई? जमाना शुरू कर दी ये कि इसके पीछे क्या उनकी सोच क्या क्या? एक तो ये डर और खौफ है, खौफ पैदा करना, और दूसरी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और तीसरा जो मैं समझता हूँ वो ये देखना चाहते हैं कि इनकी प्रिपेयर्डनेस और रिडार सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिव है। देखें, ये हर जो दुश्मन होता है उसको एक दूसरे की ये सारी चीज़ें जांचने का हक है। जैसे जनरल साई ने कहा कि प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग और उसके मुताबिक जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, कब अटैक करना है, डिले करना है, टारगेट की नवीयत क्या है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। मगर मैं एज अ इंडिविजुअल, जैसे मैंने भी आपको कहा था, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर हम उस रात हमारी इतनी कैपेबिलिटी, इतनी बहादुरी, इतनी महारत है, अगर हम उनके 5 जहाज़ स्पॉन्टेनियस एक्शन के ऊपर कर सकते थे तो विद इन 2-3 आवर्स प्लान करके हम उनके जो पठानकोट, ये कहा गया कि 10 भी कर सकते थे। नहीं, पहले तो बात तो ये आई डोंट नो ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक पूरी गवर्नमेंट को वो हेड कर रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास हर चीज़ है। बट मैं ये समझता हूँ उस रात अगर इधर से आप बीकानेर से शुरू हो जाते जम्मू तक, पीछे पठानकोट वगैरह, ये होशियारपुर, ये जितने भी उनके एयरवेज है ना, इनको हमें यहाँ से ब्लास्ट कर देना चाहिए था। तो फिर लड़ाई आए ना, तो लड़ाई हमारी पहले कब नहीं हुई, कब से नहीं हुई? 47 में दोनों मुल्क आज़ाद हुए, बिल्कुल ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक दिन उसका हमारा। 48 में हमने कश्मीर ले लिया ना हमारे मुजाहिदीन ने, कितनी फौज थी उसके साथ। 65 में हमने तुम्हारा क्या नहीं किया। 71 का बड़ा रोना रोते हो, वो एक सियासी बगावत थी जो हुई, और उस वक्त ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी हमारे लिए। बांग्लादेश या ये जो है ढाका, ये बहुत दूर था। उसके बाद आपने किधर मार नहीं खाई हमारे से, और ये जो लेटेस्ट बालाकोट वाला है वो आपने कुट खाई, और इसी तरह आपके अब हमने तैयारी गिरा लिए। तो और हमारा और आपका कंपैरिजन क्या है? 1-6 का। तो आज एक चैनल पे लगे हुए थे, वो कह रहे थे जी हम अगर उनका एक वो हमारा गिराएंगे तो हम 2 गिराएंगे। नहीं, हम वो अगर हमारा 1 गिराएंगे तो जो हमारा कंपैरिजन है हमें उनके 6 गिराने पड़ेंगे, तो फिर ये जंग होगी मुकाबले की। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है ये मुकम्मल मुतहिद हैं, कौम इनके पीछे है, साथ है, और इंशाअल्लाह हम 1 6 से ऊपर जाएंगे। वक्त आने दें, हमने अपनी जानों का नजराना अल्लाह की राह में पेश करना होता है, और खाली हमने नजराना नहीं पेश करना होता, हमने लड़ना है, मरना है, और अपने मुल्क को बचाना है। कर्नल साहब ये बता दें, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, ये हमेशा जितनी भी पिछली जंगें हैं इसमें जो है वो कितनी पहल किसने हर दफ़ा की है? कश्मीर में जंग होती है, जैसे अभी उधर हो रही है, बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शायरिंग हो रही है, और उसके बाद आगे आते हैं सियालकोट की तरफ, फिर ये लाहौर की तरफ आते हैं, फिर ये ऊपर रेगिस्तानों की तरफ चला जाते हैं। तो 65 में हमने तो शहरों के शहर जो है वो कैप्चर कर लिए थे, इनके 2-3 शहर कैप्चर कर लिए थे, और ये लाहौर को कैप्चर करने आए थे ना, तो कैसी मार खाई थी इन्होंने। बिल्कुल ठीक। मैं जनरल साई साहब से दोबारा एक क्वेश्चन करता हूँ। जनरल साहब बताइएगा कि ये बात तो इंडियन भी मानते हैं और उनकी आर्मी भी मानती है कि पाकिस्तान के जो पायलट है इंतहाई प्रोफेशनल है और वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपका क्या तजज़िया है? ये एक तो इस तजज़िए से पहले मैं, जो कि एक्चुअली इसी का हिस्सा हो जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने वो आर्ग्यूमेंट किया कि जब आपने कहा कि इंडिया तो कह रहा है कि जी वो इनका राफेल जो है वहाँ से खुद ही गिर के वो तबाह हो गया, तो वो तो जैसे आप कह रहे थे कि इससे बड़ी और हमारे लिए क्या बात हो सकती है कि हमारी इतनी दहशत थी उस पायलट के ऊपर पाकिस्तान की कि वो पाकिस्तान की सरहद पे आने से पहले ही बुखला गया और वो जहाज अपना तबाह कर दिया और वो पता नहीं पायलट बचा। ये उनके चैनल के ऊपर वो खुद ही कह रहे थे कि ये तो खुद गिरे हैं, किसी ने गिराए नहीं, ये चैनल के ऊपर हमने सुना है, इंडियन चैनल के ऊपर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये तो हमारी, वो कहते हैं ना कि जो मोस्ट सुपीरियर स्ट्रेटेजी है वो ये है कि यू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। तो अगर बगैर फाइटिंग के ही उधर ही गर्क होते रहे तो फिर इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है। हमने जरूरी अपने मिसाइल जो है वो ज़ाया करने हैं इन फजूल लोगों के ऊपर, तो इसलिए ये तो बड़ी क्लियर बात है, पिछला हमने दिखा भी दिया, उनको पता है कि हमारी
अफवाज जो हैं और रिसेंट जो पीछे हिस्ट्री है उसमें हमारी एयरफोर्स ने अपनी सुपीरियॉरिटी उनको दिखा दी है, तो वो डरे हुए अगर खुद ही उधर गिर के दबाव रहे हैं तो वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जनरल साहब इसके ऊपर ये बताइएगा कि क्या, चूंकि ये फ्रांस से इन्होंने खरीदे हैं और इंतहाई जदीद और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इनको गिराया गया है राफेल को, क्या फ्रांस का इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा? श्योरली जी, ये जो कंपनियां हैं ये जो इस तरह की आर्मामेंट देती हैं कहीं भी, तो वो ये देखेंगे कि ये क्या हुआ है। एक्चुअली इनका ये जो झूठ है इसका पोल भी खुल जाएगा, क्योंकि इनको एग्जैक्ट बताना है कि ये क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, इसने टेक ऑफ कब किया था, उस वक्त क्या स्टेज थी जहाज की, जो इंजन है, सारा कुछ, और फिर जब गिरा है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है। एक तो वैसे ही है क्योंकि एक झूठा बयानिया बनाते हैं, वो आपको हमें सबको पता है। एक तो उस वक्त इनका झूठ सामने आ जाएगा, और अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थी तो इतना सीरियस जहाज है कि इस तरह से एकदम से टेक्निकल फॉल्ट नहीं होती कि जी जाते जाते जहाज गिरा और तबाह हो गया। ये दुनिया में इतने जहाज जो हैं वो उड़ रहे हैं, तो इस तरह का कभी नहीं हुआ। तो वो कंपनी जो है दे विल ऑल्सो टेक ऑन दीज गाइड के जी आपकी अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है नहीं है, और आप ये जहाज पे डाल रहे हैं कि जी जहाज खुद ही गिर गया और वो तबाह हो गया। जनरल साहब, इसके साथ ये भी मैं यही पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर आपका तजिया लेना चाहते हैं कि क्या फ्रांस ने इनको मना किया था कि आप इसको जो है वो ना भी निकालें, और साथ ये भी क्या फ्रांस ने इनको कहा था कि आपके जो पायलट उसकी ट्रेनिंग हम करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं जी, इस तरह के सवाल का जवाब जो है, जो इस वक्त हमारे लोग सर्विंग है वो दे सकते हैं, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो वो मॉनिटर कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनको पता है कि जी अगर कोई ऐसी बात हुई है, मेरे नॉलेज में ऐसी बात कोई नहीं है कि जी फ्रांस ने कोई इनको मना किया हो या उनकी तरफ से इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। और इसके जो शेयर गिरे हैं ये भी एक बात चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो एक बिल्कुल से क्लियर बात है कि जी किसी भी कंपनी, चाहे वो आर्मामेंट की कंपनी है, ये कोई भी कंपनी है, उसमें जब कुछ नेगेटिविटी आती है तो शेयर गिरते हैं, जब उसमें कोई पॉजिटिविटी आती है तो शेयर जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये तो श्योरली अगर गिरे हैं तो उनको पता है कि जी इस वजह से, और इसी वजह से वो कंपनी जो है वो इनसे पूछेगी कि जी आपने हमारी कंपनी के नाम को भी बदनाम किया है, शेयर नीचे चले गए हैं क्योंकि ये जहाज आपने उड़ाया, और आप कह रहे हैं कि जी वो तो मतलब तो जवाब देने के लिए पाकिस्तान को तैयारी कर रहा होगा। आप अंदर की बात आप भी जानते हैं, आपका काफी तजर्बा है माशाल्लाह। जी जी, ये जी जवाब इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल जरा भी शक नहीं है कि ये पाकिस्तान इंशाल्लाह इसका बहुत मजबूत तकड़ा जवाब देगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि जी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और एबिलिटी क्या है। और मैं बिल्कुल पहले भी मैंने ये कहा कि जी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स का श्योरली एक अपनी इम्प्लीकेशंस और इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन नोइंग इस फौज को जिसमें 38 ईयर सर्विस की है, ये एक रिस्पॉन्स जो है बड़ा सोचा समझा आएगा, क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्स देने का कोई मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि आप उससे इफेक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स पर इफेक्ट होना चाहिए। तो जो इफेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, अभी देखें ना, ये जैसे इनके आप कह रहे हैं कि जी वो यूएवीज आ गई या ये जो ड्रोन भेज रहे हैं, तो वो इफेक्ट क्या है कि जी किसी दीवार पे जाके गिर गया, तो वो क्या मकसद क्या है उसका भेजने का? वो तो सिर्फ ये मोदी जो है अपने लोगों को बताना चाहता है कि देखे जी मैंने ये पाकिस्तान पे हमला कर दिया, लेकिन और आगे साथ में झूठ, जैसे वो खातून बात कर रही थी मुझसे पहले कि जी वो सियालकोट में वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरे इंडिया को वो बता रहे हैं कि जी वहाँ पे हमने तो क्या ये जनरल साहब ये भी बात है कि इलेक्शन जीतने के लिए ये टैक्टिक्स हो सकते हैं उनके? तो श्योर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। और आपने पहले जब मुझे पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि मोदी एक्चुअली अपनी गेम में खुद ही हार गया है। ही लॉस्ट द गेम। उसका बेसिक मकसद ही पॉलिटिकली गेन करना था। वो पॉलिटिकली गेन करने की बजाय इंडिया के अंदर लोग समझते हैं कि जी इसने इंडिया को एक जंग में डाल दी है अपनी पॉलिटिकल गेन करने के लिए। तो ये फारिग हो गया। इसको आप देखेंगे कि जी कोई नेक्स्ट आने वाले टाइम पे, क्योंकि जंग कोई भी मुल्क नहीं जंग चाहता, तो जब आप आउट ऑफ द वे बगैर किसी वजह के
जंग लगा देंगे। और बगैर किसी तहकीकात के जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी कोई तहकीकात भी नहीं हुई। जी वो देखिए, हम हमारे, जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने मुल्क के साबिक़ इक़्तिदार पे और आर्म फोर्सेस पे, बड़ा ही तहम्मुल मजाजी से, और कहा कि जी हाँ भाई आप एविडेंस लाओ और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और पूरी दुनिया को बताया कि जी एविडेंस लाएं, ये अभी ऐसे थोड़ा है कि जो मर्जी उठे और चढ़ दौड़े दूसरे मुल्क के ऊपर। ये तो पूरी दुनिया को इस बात पे सोचना है कि बगैर किसी एविडेंस के आप खुद ही एक बयानिया बना लें, एक झूठ बना लें और बोलेंगे जी इसकी वजह से हम देखें ये अटैक कर रहे हैं। ये गजा पैलेस्टाइन और इजराइल वाली सिचुएशन नहीं है। ये दुनिया को समझना है कि यहाँ पे दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, और इनकी जंग जो है ना वो उसके फैक्ट्स और इम्प्लीकेशन जो हैं वो ना सिर्फ इन दो मुल्कों पे होंगे, वो रीजन पे होंगे, वो पूरी दुनिया के लिए होंगे। और फिर ये कि जंग जो है इसको बहुत सोच समझ के करने वाली वो बात होती है। ये एक एक्सट्रीम चीज है। आपने इवन सुना अपना ये जो ट्रंप जब बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उनकी फर्स्ट स्पीच में उन्होंने एक चीज, जो बहुत सारी चीजें कही, उनमें से एक चीज जो जंग के हवाले से है, उन्होंने कहा कि हम अभी आइंदा, यानी उनका मकसद था कि मेरा जो आगे 5 साल का टेन्योर है उसमें अमेरिका इस बात से नहीं जाना जाएगा कि हमने जंगें कितनी लड़ी और कितनी जीती। अमेरिका इस बात से जाना जाएगा कि हमने कितनी जंगें अवॉइड की, कितनी जंगें रोकी। बल्कि उन्होंने तो यूक्रेन वाली जो जंग है, रूस और यूक्रेन वाली, उसके ऊपर भी उन्होंने इसको, अब जब वो आए, रोकने की कोशिश ही की अभी तक। तो जी 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 बिल्कुल से। तो दुनिया में ये एक ट्रेंड है। तो ये मोदी जैसा बंदा जो हिटलर की तरह उठा है और उसका कोई अपना एक पर्सनल एक नजरिया है, एक गलत सोच है और हिंदुत्व की, और वो उसको वो प्रमोट करना चाहता है और गलत प्रोपेगेंडे से उसके थ्रू ये इंशाल्लाह ताला अपने इंजाम को पहुंचेगा। बिल्कुल इंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खन्ना साहब ये बताइएगा कि ये हमेशा ही मोदी ने जब भी कोई इलेक्शन हुआ, जब भी कोई ना कोई इंडिया के अंदर इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान को सामने रख के, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई ब्लेम गेम डालकर, तो वो ये अभी वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है एक रियासत में, तो क्या हमेशा ही यही एक ब्लेम गेम डालकर और पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन लड़ता रहता है? मोदी ने एक्चुअली जो इंडिया का सेकुलरिज्म वाला चेहरा था ना, उसको बिगाड़ दिया। ये आज का शुरू नहीं हुआ। आज ये बेशक अपनी इकोनॉमी की वजह से चाइना का, अमेरिका का बहुत बड़ा हलीफ है, या अमेरिका इसका हलीफ बन गया। एक वक्त वो भी था कि इसकी अपनी दहशत गर्दी की वजह से इसका अमेरिका में बैन हो गया था, इसको वीज़े इसके कैंसिल हो गए थे जब ये चीफ मिनिस्टर था। उसके बाद ये बुचर ऑफ द गुजरात भी मशहूर हुआ, उसमें इसने बुचरी करवाई मुसलमानों की, और मुसलमानों ने जहाँ तक हो सका रिटेलिएट किया। अब ये चाहता है कि जो हिंदू इसकी मुखालफत में है इस इलेक्शन में वो भी इसके साथ हैं, वो भी ये मज़ीद दरार डाल रहा है अपने सेकुलर इंडिया में, और हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा दरार डाल रहा है कि उनको बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। फ़र्ज़ करे जो कांग्रेस का हिंदू है वो मोदी को पसंद नहीं करता, बट फैक्ट रिमेन कि वो भी हिंदू है। अब ये चाह रहा है कि मेरी ये ज़ाती सोच है पॉलिटिकल, कि ये वो लोगों को भी अपने साथ मिलाए और हिंदुओं की अक्सरियत से ये जीते। अब अगर ये हिंदुओं की अक्सरियत से जीतता है बिहार में, तो मुसलमान सेग्रीगेट हो गए ना, अलहदा हो गए, और वो एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा जिसको जो समझदार और जो सीनियर हिंदू पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस मूव को पसंद नहीं कर रहे। जो गवर्नर थे अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, मलिक कुछ करके उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये इतना गंदा आदमी है कि मैं इससे बात करना पसंद नहीं करता। यानी कि अ पॉलिटिशियन ऑफ दैट लेवल, जो गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट का था, और ये मोदी जो है वो उस वक्त वज़ीर आज़म था, तो जब इनके इख्तलाफात हुए तो उसने कहा कि ये हिंदुस्तान का जो है ये चेहरा बिगाड़ने वाला इंसान है, ये हिंदुओं को ख़राब कर रहा है, मुसलमानों को तो ये क्या ख़राब करेगा। हिंदू का तशख़्ख़ुस जो है ये शख्स कर रहा है। ये एक कन्फ्यूज़ चीज़ है। वो देखें, वो क्या कहते हैं, वो शोरबा, वो पिल्ली का शोरबा, ये वो कहता है कि मैं तो, मेरी आदत है मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लेता हूँ।
तू गलियों में रुल के पला है, पॉलिटिक्स में तू आया, चढ़ गया इंडिया की गरीब आबादी में, और तू जाके वजीर आज़म बन गया। और तू कौन सा तू अपने इलाके का दादागीर था? खुद तो तूने दादागिरी नहीं करवाई, लोगों को लड़वाया ना तूने, तो किस तरह बदला ले सकते हो भाई आप? वो मगर एक कमज़ोर आदमी जो अंदर से कमज़ोर होता है वो बहादुरी के लिए चीखो पुकार करता है, और इंशाल्लाह ताला और आप ये भी पूरा ड्रामा किया है देखेंगे। और ये पूरा दोबारा ड्रामा उसी के है। लिए। देखिए इसने 100-150 एम्बेसीज जो है इनके मुल्क में, उनके नुमाइंदगान को बुलाया और उसको ब्रीफिंग दी, इसकी हुकूमत ने दी, सब कुछ हुआ। उन्होंने ये कहा कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पड़ोसी मुल्क के ऊपर, पहलगाम में, हमें कोई एक तो सबूत दे दीजिए कि किस तरीके से आप उनको कंफर्म करते हैं कि वो पाकिस्तान थे या पाकिस्तान ने ये पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानियों ने ये करवाया। मगर आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन के बेस के ऊपर। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जितना ज़्यादा इसने इस ड्रामे को किया है, जो कश्मीरियों की कश्मीरियत है और जो उनका ईमान है इस्लाम और दीन के ऊपर, वो इतना मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। और वो ज़हनी तौर पर अभी भी इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि हमारा रोज़गार, क्योंकि उनका रोज़गार है सियाहत के ऊपर, सियाह जो है वो नहीं आएंगे। वो ये समझ रहे हैं कि मोदी ने हमें मारने की कोशिश की है, हमें गुर्बत में लाने की कोशिश की है। वहाँ ये सोच पनपना शुरू हो गई है। और जैसे मैंने आपको पहले एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर का रेफरेंस दिया है, उसके भी यही ख्याल आते हैं कि ये कश्मीर के मुसलमानों को ऑफेंड कर रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा स्टेट के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि 370 की भी मुखालफत है। 370 इसने जो ख़त्म की है और उसको कहा है कि ये हमारा हिस्सा है, और उसके साथ ये भूल गया कि वो हमेशा जब ये कहते हैं कि हमारा तो पूरा कश्मीर है, लद्दाख तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, तो क्या वहाँ जो चाइना क्लेम करता है कि इसने हमारा 90,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो कब्ज़ा किया हुआ है और ये उसको भी कश्मीर कहता है, तो क्या चाइना इसको बख्शेगा? क्या ये ब्रह्मपुत्रा का जो पानी उधर से आ रहा है और चाइना से होता हुआ फिर वो इंडिया से हो करता तो फिर बंगाल की तरफ निकल जाता है, क्या चाइना उसको नहीं रोक सकता? आई मीन हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो वो अभी तो सुना धमकी भी दी है। हाँ, धमकी भी आ गई है। चाइना आपके साथ खड़ा है क्योंकि हमारे और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो एक ही नेचर के हैं। जो डिस्प्यूट वाला खिता है वो एक ही है। अगर अरुणाचल प्रदेश का और वो ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद करता है तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सारा बंजर हो जाता है। और इसको ये शर्म नहीं आती है कि भाई तुम्हारे ऊपर चाइना बैठा है और तुम इधर से कह रहे हो कि मैं पंजाब और चनाब और जेलम जो है वो बंद कर दूंगा। हाँ, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि लेसन ड्रॉन इज़ कि हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं, अगर उनके डैम जो है अभी उनका 2-3 साल का अरसा और लगना है मुकम्मल होने में, जो जेलम और चनाब के ऊपर बन रहा है, अगर हम एक ब्रिज, एक सड़क, हम सालों का काम हफ्तों में और दिनों में कर सकते हैं। आज कौम मुत्तहिद है, कौम को ये बताया जाए और एक इनिशिएटिव लिया जाए। दुनिया में बहुत सारे एजेंसीज हैं जो आपको लोन भी देते हैं, आपके अपने बहुत वसाइल हैं, आप अपने डैम बना लीजिए। बिल्कुल, आप अपने डैम बनाएं और उसके बाद देखें फिर क्या होता है। इंडिया का इस तरह भी हमें मुकाबला करना चाहिए, खाली उसकी दहशतगर्दी के ऊपर हम ना जाए, हमें जाना है, हमें उससे लड़ना है, कुछ हमने भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अख्तर साहब ये बताएं कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर और उसको इंटरनेशनल मीडिया उसकी बायसनेस भी दिखा रहा है कि आप समझते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशन जो तौर पर इनको इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को, अपनी पब्लिक को वर्गला रहे हैं, और पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनको जो है यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर उनको भी जो है वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि मोदी इज़ बेसिकली ए पॉपुलिस्ट लीडर। ठीक है, पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं ना, वो इसी तरह के फजूल झूठे बयानिए बना के, बड़ी बड़ी बातें करके, चेस्ट थम्पिंग करके अपना एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप करने तो ये नैरेटिव बिल्डअप होने के और बाद वहाँ का भी रहता मीडिया है। अनफॉर्चुनेटली उनका प्रॉब्लम ये है, मैं यही बात हमेशा कहती हूँ, हमारे मीडिया में और इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आप देखें पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का जब सानिया हुआ, एवरीबडी न्यू के BLA के पीछे कौन है। ठीक है, हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन हमारे मीडिया ने ये नहीं कहा कि अभी इंडिया पे जाके जो है वो चढ़ाई कर दो।
हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम फ़ौरन वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते, हम फ़ौरन चेस्ट थम्पिंग नहीं करते, हम नफरत का बयानिया जो है वो नहीं बनाते। आप देख लें, इससे कंपैरिजन कर लें जो बलूचिस्तान के अंदर वाकया हुआ है और जो इनका हुआ है, और उन्होंने कितनी चीखों पुकार की, और हमारा जो है वो स्टेट का जो डाटा होता है, स्टेट के जरिए जो खबर आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। नहीं, और वैसे भी हमारा मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है। हमारा मीडिया फ़ौरन से ये नहीं कह देता कि जाके दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दो। उनका मीडिया अनफॉर्चुनेटली वॉर मॉन्गरिंग करता है, वो लोग हेटरेट जो है वो फीड करते हैं, और वो लोग ये बात रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जितनी ये हेटरेट फीड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, ये अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। 90% तो मेरा जंगी लीडर होता है एग्जैक्टली। इंडिया के बारे में आप देखें, बहुत सारे मैंने बड़े क्रेडिबल इंटरनेशनल सोर्सेज में ये वहाँ पर आर्टिकल्स पढ़े, उन्होंने कहा कि इंडिया एक इतनी बड़ी जंग में चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मीडिया। उनके मीडिया की वॉर मॉन्गरिंग की वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा, उन्होंने इतनी चेस्ट थम्पिंग की, इतना एक जंग का माहौल बनाया कि उसको मजबूरन अपना फेस सेविंग के लिए, इवन मोदी को जवाब देने के लिए, पहले जो आपने इतना बयानिया बना लिया कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है पहलगाम में और अटैक करें, बदला लें, ये करें, तो जनाब आपने वो फिर उसका जवाब भी तो देना था ना आवाम को। पहले आपने आवाम को ये बताया मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है विद इन 5 मिनट्स, तो अब जब आपने जवाब देना तो आपको हमला करना पड़ा। अब आप हमला करके फंस चुके हुए हैं। तो वो जो बात पहले भी हो रही थी ना, मोदी एक्चुअली अपनी ही गेम में फंस चुका हुआ है, और उन्होंने अपने इलेक्शन के लिए, अब ये देखें, छोटी सोच और बड़े नुकसानात, अपने छोटे शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए आपने एक पूरे रीजन को एक तो डिस्टेबलाइज़ किया, ठीक है, दुनिया के सामने आपका चेहरा भी आ गया। आपको तो दुनिया पहले ही नहीं अच्छा समझती थी। जो आपका कनाडा है उसको पहले आपसे मसाइल थे, अमेरिका को पहले आपसे मसाइल थे क्योंकि आप वहाँ पे जाके सिख लीडर्स को मार रहे थे, तो दुनिया को तो पहले ही आपको पता था। फिर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की आपकी हिस्ट्री है, सत्यपाल मलिक का इन्होंने अभी जिक्र किया। सत्यपाल मलिक ने पहले ही कहा कि इससे पहले आपका जो इंडिया इंसिडेंट करवा चुका है, वो पहले इंडिया इसमें खुद इन्वॉल्व है, तो फॉल्स फ्लैग करवाता है। तो एक तो आपका पूरा आपका चेहरा दुनिया के सामने चला गया। दूसरा, आप देखें कि 25 करोड़ मुसलमानों का आपने क्या करना है, इतनी नफरत जो आप फैलाएंगे इंडिया में, तो जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? कहीं तो फिर आपके माशरे में इसका मतलब है अनरेस्ट क्रिएट होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा कि 25 करोड़ लोगों को आप दीवार के साथ ही लगा दें। बिल्कुल, मैं मेजर जनरल साहब से यही सवाल करूंगा। मेजर साहब बताइएगा कि इंडिया मीडिया पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और झूठा प्रोपेगेंडा, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो प्रोपेगेंडा है, और इंडिया के इतने ज़्यादा चैनल है, हुकूमत या ये बेबस हुए और इनको मजबूरन ये काम करना पड़ा जो इन्होंने किया है? हाँ, ये आपका आखिरी सेंटेंस जो है कंक्लूडिंग बहुत अच्छा था। असल बात ये है कि ये मीडिया खुद से नहीं कर रहा। हमें ये समझना चाहिए कि मीडिया के ऊपर इंडिया में गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है। बिल्कुल कंट्रोल है, वो करवा रहे हैं, ठीक है जी, वो करवा रहे हैं। ये मैं आपको अपने वहाँ पे होने के एक्सपीरियंस के हाँ बिल्कुल, आप वहाँ पे रहे हैं, कह रहा हूँ और आपका एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, उस पे मीडिया को हर रोज शाम को ब्रीफिंग दी जाती है, और अगले दिन हम देखते थे कि सारी अखबारों में लैंग्वेज अपनी अपनी, लेकिन वो बेसिक जो थीम है हर एक का एक ही होता था, जो कि ऐसे होता नहीं है। हर अखबार का, उस वक्त अखबार में ज़्यादा थी, सोशल मीडिया उसके बाद आया, तो ये बिल्कुल फिक्स करवाया जा रहा है। और चूँकि वहाँ से मीडिया ने जाहिर है अपनी दुकान जो है वो चमकानी है, और दुकान तभी चमक सकती है अगर साथ में गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट हो। तो इसलिए मीडिया को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मोदी और उसके साथ जो लोग हैं जिन्होंने जो अपने मुल्क को इस जंग तक ले आए हैं, ये सब उनका किया जा रहा है। मेजर साहब, ये एक आप देखेंगे पाकिस्तान भी जो है वो एटमी पावर और इंडिया भी एटमी पावर है, तो ये एक आप समझते हैं कि बहुत बड़ी खतरनाक गेम है ये? जी, इसमें तो किसी को शक नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज तक किसी दो न्यूक्लियर पावर्स का या मुल्कों का डायरेक्टली आपस में कहीं वॉर नहीं हुई, किसी वजह से ही नहीं हुई कि न्यूक्लियर पावर जो हैं उनकी वॉर अब होने का मतलब ये है कि दुनिया को ख़त्म करने वाली बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने रिस्क लिया है। जैसे इससे पहले हमारी खातून बहन जो बोल रही थी, वो कह रही थी कि उसने अपने एक छोटे से मकसद के लिए अपने मुल्क को एक बहुत खतरनाक जंग में जो है वो धक्का दे दिया। और ये तो अब भी मैं समझता हूँ कि इंडिया की अवाम को भी,
रीजन के लोगों को भी और इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए कि जिन्होंने एकदम से इंडिया के उसके ऊपर रिएक्ट करके तो इस वॉर को किसी और बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले गए। हमारी आर्म फोर्सेस ने अब भी और ज़ाहिर गवर्नमेंट भी साथ में तहम्मुल का मुजाहरा किया है, मैच्योरिटी दिखाई है और चीज़ों को रोकने की कोशिश की है कि आगे ये बात ना बढ़े। इंडिया ने यानी मोदी ने तो उसकी तो पूरी कोशिश की है, बिल्कुल पूरी कोशिश की है। हाँ जी, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी जीत है लोगों की नज़र में कि हमने अब भी ये इतना कुछ जो कुछ मोदी और उसके लोगों ने किया है, अब भी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह रिस्पांस तो मैं जैसे भी आपसे पहले भी कहा है कि वो भी फिर दुनिया देखेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कर्नल साहब, आप इख्तिताम पर टाइम खत्म होने क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, एक सब्र की हद होती है। हमारी जो प्लानिंग्स हैं वो तकरीबन हर वक्त होती हैं। अगर कोई ये कहे कि इन हालात में आके हमने प्लानिंग करनी है तो मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक नहीं करूँगा। और अभी इससे पेशतर के इंडिया जो है वो लिमिट क्रॉस करे, आलमोस्ट वो क्रॉस कर ही चुका है, इससे ज़्यादा क्या करेगा। अगर आप जो उन्होंने तस्वीर शाये किए हैं बावलपुर के मदरसे की और मस्जिद की और मासूम शहरियों की, तो वहाँ जहाँ आप अंदाज़ा करें कि 5-7 घरों को गिराया और जो 30-32 मासूम बच्चे और औरतों की लाशें पड़ी हैं, तो क्या वो ये जो इज़राइल ने किया है क्या उसके बराबर नहीं है? इससे बड़ी और हमें क्या हज़ीमत देगा। तो इसलिए हमारे पास अब जितनी भी जल्दी हो सके हम इसको लिमिटेड वॉर कहें, हम इसको जौन सी मर्जी वॉर का हिस्सा दें, हम उसको एक ना एक ऐसा ज़रूर शौक और इतना हैवी जोल्ट ज़रूर दें कि वो उसको पता चले कि उसने किसी मामूली कौम को या मामूली फौज को नहीं। साहब, आप क्या कहेंगी? एक तो ये मैं लोगों को कहूँगी किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें तब शेयर करें। दूसरी बात है, इस बात का यकीन रखें कि आपकी अफवाज अपनी मर्ज़ी के वक्त और वक्त पर अपना बदला ज़रूर लेंगी और किसी भी शहीद का पाकिस्तान में खून जो है वो रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात पे भरोसा रखें। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साहिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ जो है वो कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जुवैद साहब ने तजिया दिया और अख्तस वहीद संदेला साहबा उन्होंने भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थी। तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और तहम्मुल मजाजी के साथ और एक प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। और अगर किसी किस्म का दोबारा ये देखते भी हैं, सोचते भी हैं, उसके जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।